नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। कई सालों से तरक्की की राह पर है सीएम मनोहर लाल, हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। बीते एक हफ्ते से सीएम मनोहर लाल ने कई ऐसे काम किए जो प्रदेश के हित में रही हैं। सीएम ने इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की। कौशल रोजगार निगम का गठन किया, इसके जरिए लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो आइए आपको बताते हैं सीएम मनोहर लाल ने राज्य के युवाओं को क्या खास सौगात दी है। ये हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। इसके माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आय इत्यादि समेत विभिन्न मानदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है और ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड का भी लाभ दिया जा रहा है। पहले से अनुबंध आधार पर कार्यरत 1,08,000 से ज्यादा मैन पावर को निगम में समायोजित किया गया। इसके अलावा अनुबंध आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 सालों में वर्तमान राज्य सरकार ने 1,10,000 युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। साथ ही आगामी 6 महीने में 60,000 और भर्तियां करने जा रही है। HKRN के तहत अब पैसा और बाकी लाभ उसी को मिल रहा है जो वास्तव में काम कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधा नहीं दी जाती थी। इस प्रकार की कई शिकायतें सरकार को मिलती थी और विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग भी थी कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। कभी कभी तो ठेकेदारों और विभाग के बीच एक नेक्सस बन जाता था कि संख्या कुछ और बताई जाती थी, जैसे कि 50 पदों की मंजूरी ली जाती थी और वेतन भी 50 पदों का ही जारी किया जाता था, लेकिन वास्तव में 40 या 45 को काम पर रखा जाता था। कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया जाता था। इस प्रकार सरकार को और व्यक्तियों को नुकसान होता था। इसलिए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर HKRN बनाया। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई, जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो HKRN पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नौकरी दी जिनकी परिवार की आय 1 लाख रुपया या इससे कम थी, दूसरे चरण में 1 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक की जो आय के परिवार थे उनको नौकरी दी है। और न केवल नौकरी दी बल्कि इसके बाद हमने जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उनमें भी बहुत सुविधाएं दी हैं। 10 आकस्मिक अवकाश, ऐसे ही 10 मेडिकल अवकाश और महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश, इसकी भी सुविधा हमने दी है। हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 5,000 लोग
ऐसा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 25 से 40 साल के युवा युवतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं और इन देशों में श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के जो काम हैं इसको जो है उनके अंदर भेजा जाएगा। इस वर्ष 2023-24 के अंदर हमने एक टारगेट रखा था कि हम 2 लाख बेरोजगार युवाओं को इस राष्ट्रीय कौशल योजना के अंतर्गत काम दिलाएंगे और आपको बताते खुशी हो रही है कि उसमें 80,000 युवकों को हम लोग काम दिला चुके हैं और शेष प्रक्रिया जारी है और ये 23-24 समाप्ति तक हम इस 2 लाख के टारगेट को पूरा अवश्य करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी मैन पावर की नियुक्तियों के लिए युवाओं की पहचान की गई है। इसके लिए उनका कौशल प्रशिक्षण किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति में मदद करने की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेटाबेस में विभिन्न प्रकार की कौशल युक्त मैन पावर बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इससे निजी क्षेत्र के उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार मैन पावर मिलेगी। उनकी कौशल प्रशिक्षण लागत में भी कमी आएगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेशों में भी विभिन्न कार्यों के लिए मैन पावर उपलब्ध करवाने का काम करता है। विदेशों में मैन पावर की बड़ी मांग है। हरियाणा के बहुत से युवा गलत तरीके से और एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में रोजगार प्राप्त करने जाते हैं। कई मामलों में उनके साथ धोखा भी हो जाता है। कई युवा जीवन जोखिम में डालकर डोंकी के माध्यम से विदेश जाते हैं। हरियाणा में युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश सहयोग विभाग स्थापित भी किया गया है। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। बता दें कि हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की मांग की गई है। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विज्ञापन निकाला है, जिसमें इन देशों के लिए निर्माण श्रमिकों, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के काम के लिए 10,000 मैन पावर की आवश्यकता बताई गई है। इसमें 25 से 40 साल की आयु के इच्छुक युवाओं को निगम के पोर्टल पर पंजीकरण करने को कहा गया है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य सरकार अपने युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में सीधे ही मदद कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। इसके माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आय इत्यादि समेत विभिन्न मानदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है और EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड आदि का भी लाभ दिया जा रहा है। पहले से अनुबंध आधार पर कार्यरत 1,08,000 से ज्यादा मैन पावर को निगम में समायोजित किया गया। इसके अलावा अनुबंध आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किए। HKRM के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। ये जो HKRM का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50 जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ, वो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। CET का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर CET पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं
उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो हमको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना एचकेआर में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफर की परेशानी होती है। ट्रांसफर इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है, तो अपने स्थान पर कहीं नजदीक जा सकता है। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में वर्तमान राज्य सरकार ने 1,10,000 युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी है। साथ ही आगामी 6 महीने में 60,000 और भर्तियां करने जा रही हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल फिर एक बार एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने गुरुग्राम का दौरा बाइक से किया। सीएम मनोहर लाल बाइक पर सवार होकर साइबर हब से जनपैक्ट चौक पहुंचे, जहां सीएम ने सुशांत को लेकर आए RWA प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की और चाय पर चर्चा की। स्थानीय लोगों ने सीएम को रिहायशी इलाकों में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद वो कार से सेक्टर 45 के कन्हई गांव पहुंचे और यहां लोगों की समस्याएं सुनी। स्थानीय लोगों ने सीएम को बताया कि कन्हई में कूड़ा उठाव नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा सेक्टर 45 में रमाडा होटल के पास कूड़े के ढेर मिलने पर सीएम ने निगम अधिकारियों को फटकार लगाई। कन्हई रोड पर सफाई व्यवस्था को लेकर एजेंसी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संजीव सिंगला पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइबर सिटी में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे। सीएम के साथ सभी अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि निगम रोल के सफाई कर्मचारी पिछले 2 महीने से हड़ताल पर थे। इससे शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब कुल 3,000 सफाई कर्मियों में से 2,000 सफाई कर्मी ड्यूटी पर आ गए हैं और शहर की सफाई की जा रही है। इसके बावजूद शहर में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां लोग लगातार कूड़ा डंप कर रहे हैं, जिससे सड़क किनारे गंदगी फैल गई है। सीएम का कहना है कि जल्द व्यवस्था दुरुस्त होगी और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल के इस दौरे को स्थानीय लोगों ने काफी सराहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्लास 1 और 2 की 11,500 तथा क्लास 3 और 4 की 1,06,000 पदों पर भर्तियां की है। इसके अतिरिक्त क्लास 1 और 2 के 3200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और ग्रुप C और D के लगभग 61,000 पदों पर भर्तियां पाइपलाइन में हैं। इस प्रकार हरियाणा सरकार में कुल 1,67,000 भर्तियां हो जाएंगी। एक स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मापदंड की श्रेणी में लाएंगे, स्वच्छता जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय स्तर पर एक सूची छपती है, उसमें जो ऊपर यानी कारपोरेशन के जो 25% कारपोरेशन यानी 11 हैं तो 3 कारपोरेशन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ आएंगे उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और ये कुल मिला के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर जो हमारे परिषद सबके 25% जो ऊपर वाले होंगे
उनके कर्मचारियों को 12,000 रुपये दिया जाएगा। उसके अगले जो 25% होंगे, यानी कुल 88 हैं, कितने 88 में से 25% माने 22 नगर पालिकाओं को 12,000 रुपया। अगली 22 जो नगर पालिकाएं होंगी वो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से जैसा भी योजना होगी तो उसके हिसाब से उनको 9,000 रुपया वार्षिक प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। और कुल मिलाकर इसमें 4 किस्तों में ये देंगे हर 3 महीने के बाद, ताकि उनको उसका लाभ लगातार मिलता रहे। ऐसे ये कर्मचारी चाहे नियमित हों, चाहे पालिका के जो रोल कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग है, जितने भी उन नगर पालिकाओं में लोग होंगे उनको सबको, उनके जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन सबको ये मिलेगा। लगभग 20 करोड़ रुपया वर्ष का इसमें जो है अतिरिक्त इन कर्मचारियों को हिस्से में जाएगा। ये जो सर्वेक्षण इस बार आएगा उसके बाद उनको अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जिस वर्ष का सर्वेक्षण होगा ये पैसा उसके अगले साल में 4 किस्तों में दिया जाएगा। इस साल का सर्वेक्षण अब कब आने वाला है? सर अभी इस समय सर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में। यानी अगला साल जो 24-25 है उसमें ये पैसा उनको मिलेगा। इस साल के लिए नहीं, इस साल के सर्वेक्षण के रिपोर्ट के हिसाब से मिलेगा। अगले साल में, अगले साल के लिए ही होगा। अगले साल और अच्छी सफाई करें। कोई ऐसा एरियर नहीं है, ये उनका एक पारितोषिक है। इस साल अच्छा काम करो, अगले साल पारितोषिक पाओ, फिर अगले साल जो अच्छे आएंगे उससे अगले साल उनको पैसा मिलेगा। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्ष द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। इस सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत 1,05,728 पुरानी मैन पावर को समायोजित किया गया है और 12,885 नए लोगों को नौकरी दी गई है। सीएम ने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर की जा रही बयानबाजी पूरी तरह से तथ्यों से परे है। विपक्ष हमेशा एक निजी संस्था CMIA के आंकड़ों पर खेलता है, जबकि उसके आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य 0 ड्रॉप आउट का है। इसके लिए 6 से 18 आयु वर्ष के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा और उन्हें स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी। हालांकि कुछ बच्चे गुरुकुल या मदरसों में भी जाते हैं, उनकी भी जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी हफ्ते हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक ईश्वर सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार 17 से बढ़ाकर 18 करने के विषय पर जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ परिसीमन आयोग को है। इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। मैं कहता हूँ कांग्रेस के राज में ये सब जगह सबको मालूम है कि किस प्रकार से नौकरियां मिलती थी, बल्कि हमने जिस प्रकार की पद्धति अपनाई है, हमने मेरिट के ऊपर नौकरियां देनी शुरू की हैं, हमने इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, हमने कोई किसी का भेदभाव रखा नहीं है, कौन किस जगह का है, किस जाति का है, अच्छा योग्य व्यक्ति है उसको अधिकार, पहला अधिकार है नौकरी प्राप्त करने का। और हरियाणा के यानी ऐसे ऐसे नौजवान जो कभी सोचते नहीं थे कि हमको नौकरी मिलेगी, रात को सोए सवेरे उनका नाम मिला कि नौकरी मिल गई है। आगामी परिसीमन आयोग में हरियाणा की जनसंख्या के अनुसार विधानसभा की सीटों की संख्या 90 से बढ़कर 112 होने का अनुमान है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार 22 होगी। सीएम ने कहा, हालांकि अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग का ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित संत सम्मेलन की मंच से स्वामी रामदेव ने गीता को अवसादग्रस्त
मनुष्य के लिए भगवान का प्रसाद बताया। उन्होंने कहा कि गीता योग है, गीता कर्म योग है, गीता भक्ति योग है। स्वामी रामदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता महोत्सव की संरचना को जो ऊर्जा प्रदान की है वो सराहनीय है। सभी हमारे सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एक मात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो बनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर बनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है। दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और इस प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है, तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के जो वहाँ के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है और सब हिंदू समाज वहाँ रहता है, तो वहाँ भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में, अंधकार में जो वातावरण था उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में जो संत सम्मेलन का आयोजन, इसमें आज उपस्थित अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम जानते हैं कि श्री अमित शाह जी और देश के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कुछ इस समय हम देख रहे हैं, जो इस देश के अंदर कमियां हमको ध्यान में आती थी, देश आजाद हुआ वर्षों की गुलामी के बाद, वो एक कहानी है। लेकिन आजादी के बाद एक चैलेंज था कि इस देश की एकता और अखंडता, इसको मजबूत रखा जाए। तो हमको मालूम है कि उस समय के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। 500 से ऊपर रियासतों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने सब राजाओं महाराजाओं को, छोटी बड़ी रियासतों के जो चलाने वाले उस समय लोग थे, सबको एक सूत्र में बांधा और देश एकता में बंद करके, और आज एक लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश के रूप में उभर करके आया है। लेकिन पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे, उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके, बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे 1 मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, 1 मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं, और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही, यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है,
सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में एक बार फिर से 18,000 बच्चों के वैश्विक गीता पाठ से धर्म नगरी गुंजयमान हुई। 18,000 बच्चों ने अष्टादश श्लोक गीता पाठ किया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इसको लेकर प्रदेश भर से बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्हें थीम पार्क में बैठाया गया। इस वैश्विक गीता पाठ के साथ प्रदेश भर के हजारों विद्यार्थी भी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केवल गीता जयंती मनाने से संस्कार नहीं आएगा, गीता के हर श्लोक को अपने अंदर आत्मसात करना होगा। सीएम ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि अपनी जेब में एक छोटी गीता की प्रति अवश्य रखें, इससे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। सीएम ने कहा कि वो खुद भी अपनी पॉकेट में एक छोटी गीता रखते हैं। कि इस प्रकार के विश्वव्यापी कार्यक्रम में हम सब लोगों ने गीता जयंती के आज समापन कार्यक्रम पर 18 श्लोक का सांगिक उच्चारण करके और एक वातावरण में ऐसे तरंगे पैदा की हैं जिसकी ऊर्जा हम सबको मिलेगी। हम सब जानते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ये गीता जयंती का कार्यक्रम वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि हमको इसको विश्वव्यापी संदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के स्वरूप को थोड़ा बदलकर इसको विस्तारित करना होगा, बड़ा करना होगा। आप जानते हैं कि 2016 से हमने वो सामान्य गीता जयंती का महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम रूप में बदल करके 8वां ये वर्ष है जब न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी बहुत से लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर ये जो 18 दिन का चलने वाला कार्यक्रम है इसमें सहभागी होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी का कि जिन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र अथवा भगवान कृष्ण जी का जो हरियाणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आह्वान उन्होंने किया, हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, वहीं असम के साथ भी जो संबंध आपने दर्शाया है उससे निश्चित रूप से हरियाणा और असम के संबंधों को और हम आगे लेकर के जाएंगे। जैसा बताया गया कि बहुत से ऐसे विषय जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके अंदर असम की सेनाओं ने भी महाबली घटोत्कच और बर्बरीक के सेनापतित्व में जो युद्ध किया उसकी दंत कथाएं सब लोग जानते हैं, सब उसको सुनते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, इस बार की जानकारी ऐसी मिली है कि 30 लाख से ज्यादा लोग इस 18 दिन के कार्यक्रम में और जिनका पदार्पण यहाँ हुआ है, जिन्होंने इसको एक प्रकार से आनंद लिया है, अपने जीवन के अंदर कुछ उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की है, एक बड़ी संख्या। मैं समझता हूं इतना बड़ा उत्सव जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी निमंत्रण आने लगे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के। हमने 2019 में सबसे पहला विदेश का कार्यक्रम मॉरिशस में किया और मॉरिशस के बाद लंदन में, सितंबर 2022 में कनाडा में, इस साल ऑस्ट्रेलिया में, और अलग से निमंत्रण कल ही जो अपना यानी कंट्री पार्टनर इस बार हमने श्रीलंका को बनाया, तो श्रीलंका के जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने एक प्रकार से निवेदन किया है, महाराज जी को निमंत्रण दिया है कि आप लोग अगले साल के किसी भी महीने और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम ये जरूर करें। गीता के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। उस संबंध में मेरा कुछ कहना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के वैश्विक गीता पाठ के मंच पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में 2 बार आए थे, लेकिन असम के लोग उन्हें अपना दामाद मानते हैं। उन्होंने असम की बेटी रुक्मणी से विवाह रचाया था, इसलिए जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाता है, वहाँ असम की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। सीएम ने कहा कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका तो सब जानते हैं, लेकिन महाभारत में असम से कई पराक्रमी योद्धाओं ने भी भाग लिया था। इसमें से कुछ कौरवों की तरफ से लड़े तो कुछ पांडवों की तरफ से, लेकिन युद्ध में अंततः धर्म की जीत हुई। सीएम मनोहर लाल ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धर्म का शासन आज देश में बन रहा है। खास बात ये रही कि इस बार गीता महोत्सव में असम राज्य पार्टनर रहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।